हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बी पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में प्लेटो के साम्यवाद का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि प्लेटो ने जो साम्यवाद है उसके दो प्रकार बताए हैं, एक संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा परिवार का साम्यवाद। प्लेटो मानता है कि अभिभावक वर्ग को न केवल निजी संपत्ति का निषेध होना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ अभिभावक वर्ग को अपना निजी जो परिवार है उसको भी त्यागना चाहिए, क्योंकि प्लेटो मानता है कि संपत्ति का जैसे मोह होता है उससे भी अधिक प्रबल मोह परिवार का मोह होता है। इस कारण अभिभावक वर्ग के प्रकार न कोई निजी परिवार होना चाहिए। और वह प्लेटो कहता है कि सारे राज्य को वर्त परिवार मानना चाहिए। जो अभिभावक वर्ग है उसके लिए सारा राज्य है वो परिवार है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि जो परिवार का मोह है वो धन के मोह से अधिक प्रबल होता है और इसके लिए मनुष्य अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। परिवार के मोह के लिए वह किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य करने को भी तैयार हो जाता है। तो जो संरक्षक वर्ग है उसके स्त्री पुरुषों में कोई भी अपना निजी परिवार है वो नहीं बसा सकेगा, यानी उनका कोई भी निजी परिवार नहीं होगा। प्लेटो मानता है कि यदि जो शासक वर्ग है वो परिवार के प्रति अनुरक्त होगा तो राजकार्य की तरफ वह ध्यान नहीं दे पाएगा। इसके अलावा परिवार के द्वारा जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था भी उचित प्रकार से नहीं की जाएगी। इस कारण वह मानता है कि जो परिवार का है या जो परिवार का साम्यवाद है वो लागू किया जाना चाहिए। परिवार को समाप्त करने के संदर्भ में प्लेटो का यह भी तर्क है कि इसके जो उद्देश्य है वो एक ये भी है कि नारी जाति की इसमें मुक्ति होगी। यूनान में जो नारियों की स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी। वो केवल पारिवारिक कार्यों तक ही सीमित थी और घरेलू या चार दीवारी के अंतर्गत उनका कार्यक्षेत्र सीमित था। तो प्लेटो उनके कार्यक्षेत्र को विस्तार के लिए आवश्यक था कि जो परिवार है उस संस्था को नष्ट किया जाए, तभी स्त्रियों के द्वारा शासन में या सरकार में अपनी भागीदारी निभाई जा सकती है। तो इस तरह उन्होंने नारी जाति की विमुक्ति के लिए भी इस परिवार के साम्यवाद को या परिवार के साम्यवाद का सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया। प्लेटो है वो स्त्री पुरुषों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं मानता है। वो मानता है कि पुरुषों के समान ही स्त्रियां भी कार्य कर सकती हैं। अगर मान लो उनको घरेलू कार्य से छुटकारा मिले और उनको प्रॉपर शिक्षा मिले तो वह भी पुरुषों के समान सैनिक और राजनीतिक कार्य हैं वो संपन्न कर सकती हैं। इन धारणाओं के आधार पर प्लेटो परिवार या जो पत्नियों के साम्यवाद है उसकी रूपरेखा या योजना बनाता है और वो बताता है कि इस साम्यवादी व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था होगी। प्लेटो कहता है कि शासक स्त्रियां सब शासक पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी। इनकी संतानें भी समान रूप से सबकी होंगी। न तो माता पिता अपनी संतान को जान सकेंगे, न संतान अपने माता पिता को जान सकेगी। प्लेटो मानता है कि जो परिवार का साम्यवाद है उसमें न तो माता पिता अपनी संतान से परिचित होंगे, न संतान वो माता पिता को जानेगी। सुंदर, स्वस्थ और बलशाली व्यक्ति ही राज्य की आवश्यकता अनुसार संतानोत्पादन के लिए अस्थायी विवाह करेंगे और उनसे पैदा होने वाले शिशु राज्य के संरक्षण में पाले जाएंगे। तो इस तरह जो परिवार है वो उस परिवार विवाह के कारण परिवार जो संस्था है वो स्थापित नहीं होगी, बल्कि विवाह का उद्देश्य केवल अच्छी संतोप्ति है जिससे कि राज्य की में वृद्धि हो और जो शिशु हैं, जो बालकों का जो पालन पोषण है वो राज्य की देखरेख में किया जाएगा और राज्य के द्वारा किया जाएगा। प्लेटो जो ये परिवार का साम्यवाद प्रस्तुत करता है इसके द्वारा वह अभिभावक वर्ग है उसको पारिवारिक दायित्वों से भी मुक्त करना चाहता है कि उनका कोई भी पारिवारिक दायित्व नहीं होगा, न ही उनका परिवार के प्रति किसी प्रकार का मोह होगा, न माता पिता का बच्चों के प्रति होगा, न बच्चों का माता पिता के, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को जान ही नहीं सकेंगे कि कौन माता पिता है कौन उसका बच्चा। प्लेटो ने जो अपने परिवार या जो पत्नियों के साम्यवाद की जो योजना है वो कह सकते हैं कि निम्न कारणों के कारण उन्होंने ये योजना प्रस्तावित की है। पहला है वह परिवार के घातक एक संकीर्णवादी सुदृढ़ प्रभावों से अभिभावक वर्ग को मुक्त करना चाहता था। प्लेटो परिवार
जो संस्था है वो कहता है कि प्लेटो की ये संकीर्ण बनाता है मनुष्य को, तो इनके प्रभावों से वह अभिभावक वर्ग है उसको मुक्त रखना चाहता था। दूसरा उसका उद्देश्य है कि वह नारी की मुक्ति तथा समान अधिकार का पक्षपाती था। प्लेटो स्त्री और पुरुषों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं करता और दोनों को समान अधिकार प्रदान करता है। वह कहता है कि अगर मान लो स्त्रियां भी अगर पुरुषों के समान योग्य हैं तो वह भी आदर्श शासक बन सकती हैं। तीसरा उद्देश्य है उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो यह व्यवस्था जरूरी प्रतीत होती थी। प्लेटो मानता है कि इस व्यवस्था के द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों को विवाह करने की अनुमति होगी, अस्थायी विवाह होंगे, वो भी जो सुंदर, स्वस्थ और बलशाली हो, जिससे कि उनसे जो संतान प्राप्ति होगी वह संतान प्राप्ति भी सुदृढ़ और अच्छी होगी। तो इस कारण भी प्लेटो ने संपत्ति जो परिवार का जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो लागू किया है। प्लेटो मानता है कि जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें आत्मिक विकास के लिए उत्कृष्ट परिस्थितियाँ होती हैं। प्लेटो का जो साम्यवाद है वो साध्य न होकर एक साधन है और ये केवल अभिभावक वर्ग के लिए है। इस साम्यवाद का जो उद्देश्य है वो उन रुकावटों और बाधाओं को दूर करना है जो इस अभिभावक वर्ग के कार्यों में आती हैं, जिसके कारण राज्य में न्याय की स्थापना में बाधा उत्पन्न होती है। तो प्लेटो इस जो साम्यवाद है इसको केवल एक साधन मानता है जिसका उद्देश्य है न्याय प्राप्ति में सहायता करना, क्योंकि न्याय प्राप्ति में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उन बाधाओं को ये दूर करता है। प्लेटो ने जो साम्यवाद की व्यवस्था दी है उसका उद्देश्य राज्य का हित है, न कि उन वर्गों का हित है जिनके लिए ये साम्यवादी व्यवस्था दी है। तो राज्य के हित के लिए वह साम्यवादी व्यवस्था है वो प्रदान करता है। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक आधार पर भी है, जिसका उद्देश्य मानव प्रकृति के उन कार्यों का निषेध करना जो उसको विकृति की ओर ले जाते हैं। इस तरह प्लेटो का जो साम्यवाद है उसके उद्देश्य हैं कि व्यक्ति को या जो दार्शनिक या अभिभावक वर्ग है उसको संकीर्णता से ऊपर उठाकर उसको राज्य हित में कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अब है प्लेटो के साम्यवाद की आधुनिक आलोचना की। प्लेटो के साम्यवाद की क्या आलोचना की गई है? प्लेटो ने मानव प्रकृति का व्यवहारिक व अमनोवैज्ञानिक अर्थ लिया है और इसकी उपेक्षा की है कि राज्य की तरह व्यक्ति का भी व्यक्तित्व है, कि व्यक्ति एक उद्देश्य है, राज्य है वो उस उद्देश्य प्राप्ति में एक साधन है, जबकि प्लेटो ने राज्य को ही साध्य बना दिया है। अगला है प्लेटो का जो संपत्ति और परिवार का जो साम्यवाद है वो कोरा काल्पनिक है। इस साम्यवाद को यथार्थ के धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके कारण जो पारिवारिक व्यवस्था है वो उस चरमरा जाएगी या उसका संगठन है वो गड़बड़ा जाएगा। अगला है प्लेटो का जो साम्यवाद है वो प्रजातांत्रिक न होकर अभिजातंत्रीय है। प्लेटो के साम्यवाद में केवल दार्शनिक राजा रानियां ही शासन करेंगे और जो उत्पादक वर्ग है उसके लिए प्लेटो साम्यवाद का जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत नहीं करता है। तो प्लेटो समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लिए ये सिद्धांत प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि जो अभिभावक या जो संरक्षक वर्ग है उसी के लिए ये सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो ये प्रजातांत्रिक न होकर अभिजातंत्रीय है। प्लेटो की जो अस्थायी अगला है प्लेटो की अस्थायी और राज्य नियंत्रित विवाह की योजना अव्यवहारिक है, क्योंकि इस योजना को व्यवहार के धरातल पर लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने जो अस्थायी विवाह की या जो राज्य के नियंत्रित विवाह की जो व्यवस्था की है इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं समाज में उत्पन्न होंगी और इसको व्यवहार में लागू करने पर कठिनाई उत्पन्न होंगी। अगला है व्यक्ति राज्य से निचले स्तर की किसी व्यवस्था अथवा योजना से अपने आप को अभिन्न नहीं करेगा। ये मान्यता बहुत ऊंची है तथा व्यक्ति के लिए इस मान्यता की कल्पना है वो नहीं की जा सकती है। अगला है ये एक अव्यवहारिक धारणा है कि निजी संपत्ति पर अधिकार न रखे और राज्य द्वारा निर्मित बैरकों में व्यक्ति भोजन करे, क्योंकि इससे तो व्यक्ति की जो जीवन है वो दास और कैदियों की तरह होगा जिसकी कि किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं होगी। अगली आलोचना है प्लेटो की विवाह सुधार योजना के अनेक पक्ष हैं, अनेक उसके उद्देश्य हैं, जैसे अच्छी संतान उत्पत्ति करना और संकीर्ण मनोवृत्ति से दूर करना, किंतु उन्होंने इस जो विवाह सुधार योजना के लागू करने के लिए
जो साधन बताए हैं या जो योजना बताई है उस योजना को स्वीकार करना कठिन है, उसको हम स्वीकार करके लागू नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लेटो के जो साम्यवाद है उसकी आधुनिक आलोचना है। धन्यवाद।